दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जापानीज हॉरर सस्पेंस मूवी के बारे में जिसका नाम है द इनइरेजेबल। ये कहानी है एक राइटर और एक स्टूडेंट की जो धीरे धीरे एक खौफनाक जगह के अतीत से पर्दा हटाते हैं और वो अतीत इनइरेजेबल होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। IMDb ने इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इट्स वुपिंग 100% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द इनइरेजेबल मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है काजू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो रात को सोकर उठता है और उसे अपने घर के लिविंग रूम में कुछ खौफनाक काली शक्तियां दिखाई देती है। ऑब्वियसली काजू जैसा बच्चा उन शक्तियों को देखकर भाग जाता है और सीन जाता है आई नाम की एक राइटर पे। आई बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो हॉरर कहानियां लिखती है। उस दिन आई को कुछ फैन मेल्स आए थे पर एक लेटर आई की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। उस लेटर में कुछ ऐसा था जिसे आई अनदेखा चाहकर भी नहीं कर सकती थी। उस लेटर को भेजा था कूबो नाम की एक लड़की ने जो एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट है और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। कूबो रहती है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में और उसका फ्लैट नंबर है 202। कूबो की कहानी पता चलने से पहले हमें बता दिया जाता है कि कूबो एक ऐसे कमरे में रहती है जिसके अंदर रहना नहीं चाहिए। कूबो को हर रात अपने बेडरूम से जैसी कुछ आवाजें आती हैं पर कमरे में उसे कोई भी नहीं दिखता। कूबो उन आवाजों से काफी ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसे अपने काम करने में भी दिक्कत हो रही थी। और एक रात बेचारी कूबो कांप उठती है जब उसे अपने बेडरूम के अंदर एक झलक दिखाई देती है पर वो झलक उसे क्लियर नहीं दिखती। कूबो ने उसी कमरे के बारे में लिखकर आई को भेजा था और आई को ये स्टोरी काफी ज्यादा रोमांचक लगती है। अब जिस लड़की को अपनी क्लास में टॉप करना था वो ढंग से काम भी नहीं कर पाती। वो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है और लिविंग रूम में ही सोने लगती है। दोस्तों कूबो को जो झलक दिखी थी वो एक किमोनो की थी जो जापान में एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये बात कूबो आई को भी बताती है और आई अब इंटरनेट के जरिए कूबो से बातें करने लगती है। कूबो का ध्यान अब पढ़ाई से ज्यादा अपने घर की मिस्ट्री में लग रहा था और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पे आई और कूबो को पता चलता है कि एक औरत ने किमोनो पहनकर बहुत टाइम पहले खुदकुशी कर ली थी। और जब उस औरत का किमोनो चटाई पर फिसलता है तो जैसी आवाजें आती है। ये जानने के बाद तो अब कूबो उस कमरे की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी और वो उस कमरे को परमानेंटली बंद कर देती है। दूसरी तरफ आई को किमोनो वाली औरत की कहानी में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था क्योंकि वो एक राइटर है जिसे कहानियों का शौक है। पर एक बार जब आई अपने और ज्यादा फैन लेटर्स को चेक कर रही थी तो उसे एक और लेटर मिलता है जो कूबो की बिल्डिंग से ही भेजा गया था। वो लेटर अपार्टमेंट नंबर 405 से आया था जहाँ पे ओकीकू नाम की लड़की अपनी बहन सियाता के साथ रहती है। ओकीकू को भी अपने एक कमरे से की आवाजें आती है पर वो आवाज जमीन पे से नहीं छत पे से आती है और इससे ये साबित होता है कि इस बिल्डिंग में वो किमोनो की आवाज कई लोगों को सुनाई देती है। साइता अब क्योंकि एक छोटी लड़की है तो कहीं ना कहीं साइता को पता चल जाता है किमोनो वाली औरत के बारे में जिससे ओकीको परेशान होती है क्योंकि जो साइता है वो बस एक छोटी बच्ची है। दोस्तों ओकीको की फैमिली कोबू के अपार्टमेंट के ऊपर ही रहती है और आई अब ओकीको के बारे में कोबू को बता देती है। कोबू अब फैसला करती है कि वो इस मिस्ट्री को सुलझाएगी और वो जाके बात करती है बाकी के किराएदारों से। कोबू अपने बिल्डिंग के अलावा भी आसपास के लोगों से बात करती है और उसे पता चलता है कि किमोनो वाली औरत के अलावा भी काफी लोग उस बिल्डिंग में मर गए हैं। मतलब ये मिस्ट्री कोई छोटी मिस्ट्री नहीं है। कोबू को अब समझ आता है कि इस बिल्डिंग का किराया इतना ज्यादा कम क्यों है और उसी सेम दिन एक प्यारी सी फैमिली कोबू के साइड वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आई अपने नए घर के लिए जमीन भी ढूंढ रही थी और उसे एक परफेक्ट जगह मिल जाती है।
आई और कोबू दोनों को ही लग रहा था कि लोग तो हर वक्त मरते रहते हैं और शायद कोबू की बिल्डिंग में कोई खास बात ना हो, और इसलिए दोनों ही लड़कियां ज्यादा टेंशन नहीं लेती। उन दोनों की ही लाइफ इन्वेस्टिगेशन के साथ नॉर्मली चलती रहती है कि एक दिन इन्वेस्टिगेशन में कोबू को पता चलता है कावादा नाम के एक लड़के के बारे में जिसने कुछ ही टाइम पहले खुदकुशी करी है। खैर, कवादा की मौत कोबू की बिल्डिंग में नहीं हुई थी, पर कोबू फिर भी उस बात को इन्वेस्टिगेट करती है क्योंकि कवादा कोबू की बिल्डिंग में कुछ सालों तक रह चुका है। कोबू मिलती है इत्तो नाम की एक औरत से जो उस घर की मालकिन है जहाँ पे कवादा मरा था। दोस्तों, कोबू को ये भी पता चलता है कि कवादा ने कोबू की बिल्डिंग से घर खाली इसलिए किया था क्योंकि कवादा को काली शक्तियां परेशान करती थी, और धीरे धीरे कोबू को अब यकीन हो रहा था कि शायद उसकी बिल्डिंग में रह रही आत्माओं ने ही कवादा को मारा है। कोबू सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर कवादा जैसा एक हार्ड वर्किंग लड़का खुद की जान क्यों लेना चाहेगा, और अब इत्तो से मिलने पे कोबू को पता चलता है कि कुछ महीने पहले कवादा हर रात को इत्तो के घर के बाहर आ जाता था। इत्तो जब भी अपने घर के बाहर देखती थी तो कवादा वहां से गायब भी हो जाता था। काफी दिन तक ऐसे ही इत्तो के साथ होता रहा और परेशान होकर इत्तो एक दिन भागी कवादा से मिलने के लिए। इत्तो ने उसके बाद जो देखा उसकी वजह से इत्तो कांप उठी क्योंकि कवादा काफी दिन पहले खुदकुशी कर चुका था, और इसका मतलब जो आदमी इत्तो के घर के बाहर आता था वो कवादा की आत्मा थी। कोबू को ये भी पता चलता है कि कवादा के अपार्टमेंट में अब एक नया सुशील लड़का रहता है जिसे कोई भी भूत नहीं दिखाई देते, पर कोबू अपने दिमाग से ये बात नहीं निकाल पाती कि कवादा शायद मजबूर था मरने के लिए, या फिर शायद कुछ काली शक्तियां नहीं चाहती थी कि वो जिंदा रहे। कोबू ये सारी बातें आई को भी बता देती है जिससे आई भी काफी ज्यादा शॉक थी। उस दिन कोबू जब अपने घर जाती है तो वो अपनी पड़ोसन से मिलती है जो कुछ ही दिन पहले बहुत खुश थी, पर आज उसके चेहरे पे एक खौफनाक डर बैठा हुआ था। कोबू सोच में पड़ जाती है कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जिसने एक खुशहाल फैमिली को कुछ ही दिन में बिल्कुल सहमा कर रख दिया है। और फिर कोबू की पड़ोसन बताती है कि उसे हर रोज एक बहुत ज्यादा डरावना फोन कॉल आता है जिसने उस परिवार की रातों की नींद उड़ा दी है। कोबू इस बारे में भी आई को बताती है, जिसके अगले दिन आई अपने घर की नई जमीन पे पूजा करवाने के लिए जाती है, पर अब आई का मन किसी भी चीज में नहीं लगता क्योंकि वो अब उसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोच रही थी। आखिरकार आई एक राइटर है और राइटर के लिए मिस्ट्री सुलझाना सबसे बड़ी बात है। आई अब जाकर कोबू से मिलती है और वो दोनों फैसला करते हैं उस बिल्डिंग की हिस्ट्री का पता लगाने का, जिसके लिए वो दोनों जाती हैं माशिको फैमिली के पास जो बिल्डिंग के सामने वाले घर में रहती है। उस फैमिली से आई और कोबू को मिलता है एक एरिया का हिस्ट्री चार्ट और उन्हें पता चलता है कि जहां पर अब कोबू की बिल्डिंग बनी हुई है वो जगह 2001 में बिल्कुल खाली थी, पर 2001 से पहले उस जमीन पर 3 घर बने हुए थे और उन तीनों घरों के अंदर बहुत बुरी बुरी चीजें हुई थी। अब उन घरों में क्या हुआ था इस बात का पता लगाने के लिए आई और कोबू जाते हैं आकीयामा नाम के एक आदमी के पास जो टाउन का चेयरमैन रह चुका है, और ऑब्वियसली आकीयामा को बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आकीयामा बताता है कि 1992 में उन 3 घरों में से एक घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसने अचानक ही कूड़ा जमा करना शुरू कर दिया था। आकीयामा को लोग शिकायत करते थे कि कूड़े की वजह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, और इसलिए एक दिन आकीयामा गया था उस आदमी से बात करने के लिए। उस आदमी के पूरे घर में कूड़ा भरा हुआ था और आकीयामा को यकीन ही नहीं था कि कोई इंसान वो बदबू झेल सकता है, पर असल में उस जगह पे कोई भी इंसान नहीं था क्योंकि आकीयामा को मिली थी उस आदमी की सड़ी हुई लाश। वो आदमी कैसे मरा ये किसी को भी नहीं पता, पर फिर आकीयामा बताता है कि एक दूसरे घर में एक औरत रहती थी जो पूरा दिन अपना कान जमीन पर लगाकर रखती थी। वो औरत मिस्टीरियस तरीके से मारी गई, और इतनी इंफॉर्मेशन के बाद कोबू और आई समझ जाते हैं कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी है। उन दोनों के सामने एक एक करके मिस्ट्री आ रही थी और वो दोनों अब इस खेल में पूरी तरीके से उलझ चुके थे। वो दोनों नेक्स्ट
डे अपनी रिसर्च आगे बढ़ाते हैं और उन्हें पता चलता है ताका कानो फैमिली के बारे में, और वो फैमिली उन 3 घर बनने से भी पहले वहां पे रहती थी। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि कुबो की बिल्डिंग एक बहुत ही ज्यादा श्रापित जगह पर बनी हुई है, जहां पे कई सालों से बहुत सारे घर रह चुके हैं और सारे के सारे घर में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। उन दोनों को पता चलता है कि किमोनो वाली औरत असल में ताका कानो फैमिली का हिस्सा थी, जिसने मिस्टीरियस तरीके से खुदकुशी कर ली थी। कुबो और आई अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए ताका कानो फैमिली के रिश्तेदारों तक पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले किमोनो वाली औरत को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो औरत पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। इस बात को जानने के बाद आई और कुबो के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और सारे हादसों के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कोई चीज तो इस जगह पर घूम रही है जो लोगों को एक एक कर मार रही है। मरने से पहले सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं, पर आखिर वो चीज है क्या, ये बात आई या फिर कुबो दोनों ही नहीं समझ पाते। और अब यहाँ से सीन कुछ महीने आगे चले जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक चुके हैं। आई फैसला करती है कि वो इन मिस्ट्रीज को सुलझाने की बजाय इनके ऊपर एक किताब लिखेगी और वो अपनी एडिटर को ये सारी कहानी सुनाती है। आई की बातें योशियाकी नाम का एक राइटर सुन लेता है और वो अपने एडिटर तात्सुयो के साथ उन दोनों के पास आके बैठ जाता है। हमें पता चलता है कि योशियाकी भी उस बिल्डिंग के हादसों के बारे में जानता है और वो भी एक कहानी लिख रहा है। वो सब लोग अब साथ में काम करने का फैसला करते हैं और ये सारी बात आई अब कुबो को भी बता देती है। कुबो अब एक नए अपार्टमेंट में रहती है और आई का नया घर भी बन चुका है और वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। पर एक दिन आई के पास आता है एक पार्सल। वो पार्सल भेजा था हिराको नाम की एक अनजान लड़की ने और उस पार्सल के अंदर थी एक पूरी की पूरी नई इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों अब आई को उस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है मिसाओ नाम की एक लड़की के बारे में जो छोटे बच्चों की सीरियल किलर थी। मिसाओ काफी सारे बच्चों को मारकर अपने घर के नीचे दफना देती थी एंड गेस व्हाट, मिसाओ का घर भी सालों पहले उसी जगह पे था जहां पर अब वो हॉन्टेड बिल्डिंग है। आई को पता चलता है कि मिसाओ पागल थी और इसलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया था, पर ठीक होने के बाद मिसाओ ने ताका कानो से शादी कर ली थी और वो बन गई थी किमोनो वाली औरत। मिसाओ को अपने नए घर में उन बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी जिन्हें उसने मारा था और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। ये सारी बातें अब आई को चौंका देती है और आई ये सब कुछ कोबू को भी बताती है और अब एक बार फिर से उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है क्योंकि मिस्ट्री अभी भी अधूरी थी। ये कहानी अब और ज्यादा उलझ जाती है, जिसके बाद आई निकलवाती है टाउन के पागल लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स। अब जो आई को पता चलता है उससे वो बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि जिस जगह पे बिल्डिंग बनी हुई है उस जगह पे एक नहीं कई सारे पागल लोग रह चुके हैं। वो सारे लोग एंड में मारे गए थे, पर सारे के सारे पागल इंसानों ने एक ही बात बोली थी कि उन्हें घर के नीचे से आवाजें सुनाई देती है और वो आवाजें उन लोगों से बुरे काम करने को बोलती है। आई ये बातें कुबो को बताती है और अब ये बात साफ थी कि उस बिल्डिंग की जमीन में ही दिक्कत है क्योंकि सारे लोग एक ही तरीके से नहीं मर सकते। सारी मौतों की वजह वो आवाजें हैं जो जमीन के अंदर से आती है, पर वो आवाजें आखिर है किसकी? अगर ये पता चल जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों जाती है मिस्टर कूनिया के पास जो एक प्रीस्ट है। सारी बातें जानने के बाद प्रीस्ट बताता है कि वो आवाजें शैतान की हो सकती है, पर शैतान किसी भी जगह पर यूं ही नहीं आ जाएगा क्योंकि शैतान को हमेशा बुलाना पड़ता है। इस सब के बाद आई, कोबू, आई की एडिटर योशियाकी और योशियाकी का एडिटर एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाते हैं और अब वो सब लोग काफी दिन बाद मिले थे और उन सब लोगों ने उस जमीन के ऊपर अपनी अपनी रिसर्च करी थी और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन योशियाकी के एडिटर के पास थी। अब सबकी रिसर्च से हमें पता चलता है कि सालों पहले उस जगह पे एक कोयले की खदान थी जिसमें आग लग गई थी और बहुत सारे लोग जलकर मारे गए थे।
उस खदान के मालिक का नाम था ओकुयामा, जिसे लोगों की जली हुई आत्माओं ने परेशान करना शुरू कर दिया था। उस हादसे के बाद ओकुयामा का एक बेटा था जिसका नाम था काजू, और काजू को ही हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और काजू को भी वो जले हुए लोगों की आत्माएं परेशान करती थी। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि ओकुयामा शैतान की पूजा भी करता था और एंड में उसने अपनी आत्मा को शैतान को ही सौंप दिया था, जिसके बाद ओकुयामा की फैमिली गायब हो गई थी। अब ओकुयामा ने शैतान को अपनी आत्मा क्यों सौंपी यह हमें आगे पता चलेगा। पर जिस जगह पे कोयले की खदान थी वहीं पर नए घर बने थे, और आज उसी कोयले की खदान के ऊपर वो हॉन्टेड बिल्डिंग बनी हुई है, और आज तक ओकुयामा का घर खाली पड़ा हुआ है। वो सारे लोग अब ओकुयामा के घर जाने का फैसला करते हैं, जो पूरी तरीके से खंडर पड़ा था। पर घर के अंदर उन लोगों को ओकुयामा का सारा डिमोनिक सामान मिलता है। उन लोगों को समझ आता है कि आत्माओं ने ओकुयामा का जीना इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया था कि ओकुयामा ने अपनी जान शैतान को ही दे दी, क्योंकि वो ढंग से जी नहीं पा रहा था उन आत्माओं की वजह से। और इसका मतलब उन्हीं आत्माओं ने ओकुयामा को मरने पे मजबूर कर दिया था। और ये मिस्ट्री यहीं पे फाइनली सुलझ जाती है। सब लोग समझ जाते हैं कि ओकुयामा की वजह से ही वो जमीन श्रापित है, और जो भी उस जगह पर रहेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। मिस्ट्री सुलझाने के बाद आई अब नॉर्मली अपनी किताब लिखना शुरू करती है। पर कुछ दिनों बाद कुबो को पता चलता है कि उसकी पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई है, जिसमें वो हैप्पी फैमिली मारी गई है, जिसे कुबो अच्छे से जानती थी। कुबो को काफी ज्यादा दुख होता है, पर अब वो उस श्रापित बिल्डिंग के आसपास भी नहीं घूमना चाहती थी, और वो जानती थी कि उस बिल्डिंग के लोग कभी भी खुश नहीं रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर फिर एक रात उन सारे लोगों को जो ओकुयामा के घर गए थे उन सबको एक फोन आता है, और फोन पे उन्हें सुनाई देती है शैतान की आवाज। और इसका मतलब अब वो चारों लोग श्रापित हैं और जल्दी ही एक एक करके मारे जाएंगे। हमें मूवी के एंड में योशिआकी के एडिटर को दिखाते हैं, जिसे शैतान सबसे पहले अपना शिकार बनाता है। एडिटर के ऑफिस की लाइट्स चली जाती है और बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ क्रॉल करते हुए बढ़ती है, और एडिटर बुरी तरीके से मारा जाता है। सीन इसके बाद योशिआकी के पास जाता है, जिसे दिखने लगती है किमोनो वाली औरत, और इसका मतलब अब वो भी मारा जाएगा, जिसके बाद मरने की बारी होगी कुबो और आई की। इस बात से हमें ये समझ आता है कि कुछ मिस्ट्री ना ही सुलझाई जाए, इसी में सब लोगों की भलाई है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को इतनी अच्छी रेटिंग्स इसलिए मिली है क्योंकि ये मूवी धीरे धीरे सस्पेंस बिल्डअप करती रहती है, और भले ही इस मूवी में ज्यादा डरावने सीन ना हो, पर इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द इनइरेजेबल मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।